चैप्टर नंबर 10 कर रहे थे हम, जिसमें हम यूनिट नंबर 5 स्टार्ट करेंगे, डेथ ऑफ अ पार्टनर। आप लोगों को क्या पता है डेथ ऑफ अ पार्टनर के केस में क्या क्या चीजें होती है? सपोज 3 पार्टनर से ए, बी एंड सी। सी डाइट। तो आपको क्या लगता है कि हमें अकाउंटिंग में क्या करना चाहिए? डिसीज पार्टनर को उसका प्रॉफिट मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। सी को उसका प्रॉफिट का शेयर मिलेगा, ठीक है। इसका कैपिटल का शेयर मिलेगा, जितना भी इसका आउटस्टैंडिंग कैपिटल अमाउंट था। और क्या मिलेगा इसको? यहाँ पे कुछ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से रिलेटेड, वंशिका का फेवरेट वाला टॉपिक, जेएलपी एसएलपी, वो मिल सकता है, ठीक है। और क्या मिल सकता है? गुडविल का शेयर मिल सकता है ना। कुछ एसेट्स हमने रिवैल्यू करे हैं, उस पे कुछ गेन लॉस हो रहा है, वो मिलेगा। हाँ, तो ये सारी चीजें किसको मिलेगी? जिस पार्टनर की डेथ हो रही है, या तो उस पार्टनर के नाम पे जाएंगे इमीडिएटली, या फिर उसके एग्जीक्यूटर्स लीगल है उसके नाम पे। हाँ, रिजर्व जाएंगे वंशिका, बिल्कुल। रिजर्व सारे पार्टनर्स में जाएंगे, ठीक है। तो रिवेल्यूशन वाला चीज आएगी, उसका पार्टनर का शेयर जाएगा, रिजर्व जाएंगे। और क्या जाएगा आपका? जेएलपी। डन। अब हमें ये देखना है कि इसके क्या क्या राइट्स होते हैं। सबसे पहले आपको एक चीज बता रखी है कि ना, आप इसकी पेमेंट कैसे कर सकते हो। एक तो आपने करा सेम डे सेटलमेंट। आपने क्या करा, जिस दिन उसकी डेथ हुई उसी दिन पे, एक आध दिन के डिफरेंस पे आपने सेटलमेंट कर दिया, जो भी उसका अमाउंट एंड था, पेमेंट कर दी। तो क्या उसके केस में उसे उसकी कैपिटल पे कुछ इंटरेस्ट मिलेगा बाद के टाइम के लिए, या बाद के प्रॉफिट्स मिलेंगे, या फिर जिस दिन सेटलमेंट करी वहीं तक का इंटरेस्ट, वहीं तक के प्रॉफिट्स मिलेंगे? बताओ। वहीं तक का मिलेगा, यस वंशिका। लेकिन अगर हमने करा सेटलमेंट ऑन अ लेटर डेट, तो क्या होगा? हमने सेम डे पे सेटलमेंट नहीं करा, कुछ टाइम बाद करा, यस। तो उसको मिलता है इंटरेस्ट। मतलब आपके पास ना दो ऑप्शंस होते हैं, ध्यान से सुनो। अगर आप सेटलमेंट करो लेटर डेट पे, तो आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं। कैन एक्सरसाइज एनी ऑफ द टू ऑप्शंस। पहला है कि आप जो शेयर इन सब्सिक्वेंट प्रॉफिट्स ले सकते हो। जैसे ये एग्जांपल देखो, ए, बी एंड सी आर इन अ पार्टनरशिप, बिजनेस शेयरिंग, यहाँ तो इंटरेस्ट या फिर प्रॉफिट शेयर, यस वंशिका। A partnership business sharing profits and losses equally. C died on 31st October 21. The capitals of partner after all necessary adjustments stood at 50,000, 75,000, 1,20,000. A and B continued to carry on the business further without settling the accounts of C. अभी उसका अकाउंट सेटल नहीं हुआ है। फाइनल पेमेंट्स टू सी इज मेड ऑन फेब फर्स्ट। डेथ कब हुई थी? 31st अक्टूबर को। पेमेंट कब हो रही है? फेब में। कितने मंथ्स बाद? नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 3 मंथ्स बाद, ठीक है। द प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 3 मंथ्स अमाउंट टू 28,000। इस 3 महीने की पीरियड में 28,000 को उसने अर्न कर लिया फ्रॉम नेट प्रॉफिट। अब पार्टनर के पास ना दोनों ऑप्शन है, मतलब उसकी तो डेथ होगी ऑब्वियसली, जो भी उसके लीगल हेयर्स एग्जीक्यूटर्स है उनके पास दो ऑप्शन है क्या। या तो उस टाइम में जितना भी प्रॉफिट हुआ उसमें प्रोपोर्शनेट अमाउंट ले ले। 28,000 का प्रॉफिट हुआ तो उस 3 मंथ्स में, उसमें उसकी कैपिटल के प्रोपोर्शन में जितना भी अमाउंट बनता है उतना अमाउंट ले ले। या फिर उस कैपिटल पे वो 6% पर एनएम के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ले ले। 1,20,000 की कैपिटल थी सी की, उस पे 6% और 3 मंथ्स का टाइम है, 1,800। तो कौन सा वाला ऑप्शन चूज करेगा? प्रॉफिट का शेयर या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? बताओ। विच एवर इज हाइयर, यस। तो इसमें हाइयर क्या है आपका? शेयर इन सब्सिक्वेंट प्रॉफिट्स। 13,000 नहीं वंशिका, इंटरेस्ट तो आपका कम है ना, तो प्रोपोर्शनेट शेयर पे जाएगा, यस, प्रॉफिट वाले पे जाएगा। तो हम दो चीज देखते हैं, या तो उस पीरियड का जिस दिन डेथ हुई है वहां से लेके सेटलमेंट डेट तक की प्रॉफिट देख लो, उसमें उसको प्रोपोर्शनेट अमाउंट दे दो। प्रोपोर्शन किस रेशियो में? इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। क्यों? क्योंकि हम ये कह रहे हैं ना कि उसने कुछ एफर्ट्स तो लगाए नहीं है, जितनी कैपिटल लगाई है उसकी बेसिस पे प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। हाँ है। ठीक है जी। और दूसरा ऑप्शन क्या होता है? इंटरेस्ट एट द रेट 6% कैपिटल।
अमाउंट पेबल टू लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स और डेट पार्टनर, क्या क्या चीजें मिलती है जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस करी है। जो भी उसकी क्रेडिट में कैपिटल था, गुडविल का अमाउंट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स और रिजर्व्स, रिवेल्यूएशन, डेट ऑफ डेथ, जॉइंट लाइफ पॉलिसी में जो उसका प्रीमियम होगा। और लायबल किस चीज के लिए होंगे, मतलब उनको किस चीज की लायबिलिटी रहेगी, ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, शेयर ऑफ लॉस ऑन रिवेल्यूएशन, शेयर ऑफ लॉस डेट अप टिल दिस डेथ। ठीक है जी। अब आपका एक केस आता है, अगर सपोज आपको 2021 22 का पीरियड है, और जो पर्सन है मिस्टर सी, ही डाइड ऑन 30 जून 2022। ठीक है। अब आपके पास 1 अप्रैल 22 से लेके 30 जून 22 तक के प्रॉफिट्स थोड़ी ना होंगे। मतलब कि आप तो यहाँ तक ऐसा थोड़ी ना होता कि हम हर महीने के प्रॉफिट्स निकालते रहते हैं, प्रॉफिट्स तो आपके ईयरली निकलते हैं। अब हम कह रहे हैं कि इस 3 महीने के प्रॉफिट्स कैसे दे इसको, हमें क्या पता कितना है। तो हम क्या देखेंगे, वंशिका बता रही है, सेल्स बेसिस में टाइम काउंट नहीं करते, टाइम बेसिस में टाइम काउंट करते हैं। हाँ, तो हम क्या करते हैं, या तो हम देखेंगे कि पूरे साल में कितना प्रॉफिट हुआ टाइम बेसिस पे, हम देखेंगे इस वाले पूरे साल में कितना प्रॉफिट हुआ, उसको 3 मंथ्स में एलोकेट कर देंगे। मतलब हमने सपोज बोला कि इस साल में आपका प्रॉफिट हुआ 1,20,000 का, ये पूरे 12 महीने का है, हम कह रहे हैं 3 मंथ्स का प्रॉफिट चाहिए हमें, तो आपका 1/4 आ जाएगा इसका 30,000। या फिर हम कह रहे हैं कि नहीं, उसके लिए तो साल के आखिर तक वेट करना पड़ेगा ना पूरे साल का प्रॉफिट देखने के लिए, तो हम देख लेते हैं टर्नओवर बेसिस पे। यस, 30,000 जो भी उसका शेयर होगा हम वो करेंगे। टर्नओवर बेसिस पे क्या होता है कि हमने प्रीवियस ईयर में देखा, प्रीवियस ईयर की टर्नओवर कितनी थी, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट कितना था, उसके बेसिस पे हम निकालेंगे परसेंटेज। जैसे एक एग्जांपल देखो, अरुण तरुण एंड नेहा पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2:1। नेहा डाइज ऑन 31 मई, नेहा की डेथ होगी 31 मई 22। सेल्स फॉर द ईयर 21-22 अमाउंटिंग टू रुपीज 4 लाख, ये पता है प्रीवियस ईयर की सेल्स है 4 लाख, एंड प्रॉफिट्स ऑन द सेल इज 60,000। अकाउंट्स आर क्लोज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर, सेल्स फ्रॉम 1 अप्रैल 31 मई इज 1 लाख। द डिसीज पार्टनर शेयर इन प्रॉफिट्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपको बोला ये प्रीवियस ईयर है, कौन से वाला साल है ये, 1 अप्रैल 21 से 31 मार्च 22। यहाँ पे आपकी सेल्स हुई थी 4 लाख रुपीज की, और आपका प्रॉफिट हुआ था 60,000 रुपीज का। ठीक है। डेथ कब हुई है इसकी, 31 मई 2022 को। यहां तक कि हमें सेल्स पता है, सेल्स कितनी है इसकी 1 लाख, प्रॉफिट नहीं पता, और इसको तो हमें प्रॉफिट में शेयर देना है, तो हम प्रॉफिट में शेयर कैसे निकालेंगे, हम लास्ट ईयर के बेसिस पे परसेंटेज निकालेंगे। हम कह रहे हैं जब आपकी 4 लाख की सेल्स थी तो आपने 60,000 का प्रॉफिट अर्न करा था, मतलब कि 60,000 डिवाइडेड बाय 4 लाख इंटू 100, कितना आ जाएगा ये आपका 15%। तो मतलब आप सेल्स में 15% का प्रॉफिट अर्न करते हो। सिमिलरली हम यहाँ पे भी सेम परसेंटेज लगा देंगे, हम बोलेंगे आपने इस क्वार्टर में, सॉरी 31 मई तक 1 लाख की सेल्स करिए ना, 1 लाख पे हम ये मान के चलेंगे आपने कितना प्रॉफिट अर्न करा होगा 15%, मतलब कि 15,000। इसको हम जितना भी इसका रेशियो था, नेहा का था 1/6, तो 15,000 इंटू 1/6 उसका शेयर हो जाएगा 2,500। ये चीज समझ आ गई। लास्ट ईयर प्रॉफिट साक्षी बता रही, लास्ट ईयर प्रॉफिट लास्ट ईयर सेल्स, यस डन, ये समझ आया, जल्दी से बताओ। हाँ जी, ठीक है। फिर आपका आता है स्पेशल ट्रांजेक्शन्स, जॉइंट लाइफ पॉलिसी। देखो जॉइंट लाइफ पॉलिसी हमने रिटायरमेंट वाले चैप्टर में भी पढ़ी थी, और अब हम पढ़ेंगे डेथ के केस में। दोनों में ना डिफरेंस समझना, बहुत ध्यान से सुनना। हाँ वंशिका बिल्कुल इजी है, चलो आप ही बताओ फटाफट क्या होता है, इजी पीजी, समझाना वंशिका। ठीक है, मैं बताती हूँ। देखो, रिटायरमेंट, रिटायरमेंट और डेथ, इनमें ना दो डिफरेंस होता है। मेजर आपका जो मेनली क्या डिफरेंस होता है, अगर आज आपने पॉलिसी ली, फॉर एग्जाम्पल आपने 1 करोड़ रुपीज की पॉलिसी ले ली, 1 करोड़ रुपीज की पॉलिसी ली, ठीक है, और आप उसका हर साल प्रीमियम पे कर रहे हो, सपोज आप उसका 50,000 का प्रीमियम पे कर रहे हो। ये जो 1 करोड़ रुपीज है, आपकी डिटेल्स में लिख देती हूँ यहाँ पे, एश्योर्ड वैल्यू,
एश्योर्ड वैल्यू है आपकी 1 करोड़ रुपीस। इसका मतलब पता है क्या होता है कि आपने पॉलिसी ली किस लिए थी, कि अगर किसी की डेथ होगी तो आप उसको इसमें से पे कर पाओगे, ठीक है। अब एश्योर्ड वैल्यू कब मिलती है, जब उस पर्सन की एक्चुअल में डेथ हो जाती है, या फिर पॉलिसी के एंड में, बीच में सरेंडर कराया तो नहीं मिलेगा। एश्योर्ड वैल्यू आपको मिलते हैं लास्ट में, तो 1 करोड़ रुपीज इज द एश्योर्ड वैल्यू। सपोज आप इस पे प्रीमियम पे करते थे 50,000 पर annum, और हमने कल रिटायरमेंट वाले चैप्टर में देखा था कि एक आपको सरेंडर वैल्यू दे रखी होती है। सरेंडर वैल्यू का मतलब पता है क्या होता है, कि अभी आपका टेन्योर पूरा नहीं हुआ पॉलिसी का, किसी पर्सन की डेथ भी नहीं हुई, आपने उससे पहले ही पॉलिसी को करा दिया सरेंडर, रिटायरमेंट पे होते हैं, यस, बंद करवा रहे हैं साक्षी, बिल्कुल। तो सरेंडर वैल्यू आपको मिलती है जब आप उसको बंद करा देते हो। फॉर एग्जाम्पल इसकी सरेंडर वैल्यू है 40 लाख रुपीज। सरेंडर वैल्यू जनरली कम होती है। जैसे हमने एक ले रखी थी पहले पॉलिसी, कुछ ध्यान नहीं, एग्जैक्टली वो पॉलिसी क्या थी, उसकी एश्योर्ड वैल्यू तो बहुत ज्यादा थी, लेकिन किसी रीजन से हमें वो बंद करानी पड़ी थी, तो सरेंडर वैल्यू उसकी बहुत कम मिली थी। तो एश्योर्ड वैल्यू ज्यादा होती है जो एक्चुअल इवेंट में मिलती है, सरेंडर वैल्यू अभी हमने बंद करा दिया तो मिलेगी। तो रिटायरमेंट के केस में आपको हमेशा सिर्फ सरेंडर वैल्यू देखनी पड़ती है, एश्योर्ड वैल्यू का कोई काम नहीं होता। डेथ के केस में, ध्यान से सुनना, डेथ के केस में आपके दो पार्टनर, तीन पार्टनर है, सपोज A B C, सी डाइट, ठीक है। आपका जो सी था वो होगी उसकी डेथ, तो आपको अब एश्योर्ड वैल्यू मिलेगी या सरेंडर वैल्यू मिलेगी, इट डिपेंड्स ऑन आपके पास ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी है या सिंगल पॉलिसी है, ठीक है। हम बात कर रहे हैं अभी ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी की। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी, एक पर्सन की डेथ होगी तो अब आपको पूरा का पूरा इसका क्या मिल जाएगा, एश्योर्ड। ये चीज समझ आई। अगर एक पर्सन की डेथ होगी और आपने ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी ले रखी थी, सबके लिए कंबाइंड थी ना, तो एक की भी डेथ हुई है तो आपको उसकी क्या बन जाएगी, एश्योर्ड वैल्यू। जितने पे पॉलिसी ली थी, जितने की पॉलिसी ली थी, हाँ, एश्योर्ड वैल्यू आपको दे रखी होती है। ऐसा नहीं होता, लोग कहते हैं कि मतलब LIC की वर्ड आती है, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, वो बाद भी वाला अमाउंट है जो आपके जाने के बाद मिलेगा, 1 करोड़ रुपए, ठीक है। तो आपका एश्योर्ड वैल्यू क्या होता है, डेथ पे जो मिलता है, डन। और जॉइंट लाइफ पॉलिसी के केस में पूरा का पूरा आपका रिसीव हो जाएगा। ये देखो, अब हमने तीन मेथड्स, इसमें कल हमने दो मेथड्स के क्वेश्चन देखे थे, एक रिजर्व मेथड है, उसमें भी कुछ खास डिफरेंस नहीं। प्रीमियम मेथड हमने देखा था जिसमें हम उसको पूरे को एक्सपेंस मान लेते थे। सरेंडर वैल्यू मेथड देखा था जिसमें हम एसेट की तरह उसको शो करते थे, सरेंडर वैल्यू को। कल क्वेश्चंस करे थे ना, हमने क्वेश्चन देखा था 2018 में नील वैल्यू थी तो हमने पूरा P&L से चार्ज करा था, तो 2019 में 900 समथिंग वैल्यू थी तो उतने का हमने एसेट शो करा था, बाकी प्रीमियम से P&L से शो कर दिया था। याद आ रहा है वो क्वेश्चन, तो ये वो वाला मेथड है। और तीसरा कहता है ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व मेथड। रिजर्व मेथड में क्या होता है, आपने कुछ ना कुछ JLP भी शो करा होता है, सिमिलर अमाउंट का रिजर्व शो करा होता है, दोनों किस वैल्यू पे होता है, आपके सरेंडर वैल्यू पे, ठीक है जी। अब एंट्रीज देखो, बस यहां से ये आपका मेथड 1 2 3, ये तीन चीज इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये साक्षी, एसेट एज वेल एज रिजर्व, ये तीन चीजों को ध्यान से सुन लो, चैप्टर हो जाएगा आपका। वंशिका ध्यान से सुनना, ठीक है। हम्म। मेथड 1, इफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी डज नॉट अपीयर इन द बैलेंस शीट, क्या मीनिंग है इसका, कैसे हम शो कर रहे थे इसको, एज एन एसेट या एक्सपेंस। यस, हम इसको एक्सपेंस शो कर रहे थे। तेजस आपने शायद अभी ज्वाइन करा है ना, तो ये कल से रिलेटेड, ये मेन टॉपिक इसका यहीं से स्टार्ट हो रहा है, स्टार्टिंग की रिकॉर्डिंग देख लेना। हम कह रहे हैं जॉइंट लाइफ पॉलिसी है, एक पार्टनर की डेथ होगी, अगर अब डेथ हुई है तो मतलब हमें एश्योर्ड वैल्यू मिल जाएगी, जितने की हमने पॉलिसी दी थी उतना पूरा पूरा अमाउंट हमें मिल जाएगा। अब क्वेश्चन आता है हमने उस पॉलिसी को शो कैसे कर रखा था, एज अ प्रीमियम, एज अ सरेंडर वैल्यू और एज अ रिजर्व। पहला हम देख रहे हैं एज अ प्रीमियम, मतलब कि एक्सपेंस शो करते थे। पहला एक मेथड है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी डज नॉट अपीयर इन द बैलेंस शीट दैट द फर्म विल गेन ऑन डेथ ऑफ द पार्टनर, पूरा का पूरा गेन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल A, B and C आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। They took a joint life policy of 1 lakh. This is your assured value. Yes, Vanshika, 1 lakh मिलेगी। Now if A dies, the firm will receive 1 lakh from the insurance company. जनरल एंट्रीज क्या होंगी, पहले तो बैंक में पैसे आ जाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू
जेएलपी। और वो किस में डिवाइड कर दोगे आप? पार्टनर्स में, इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग ओल्ड रेशियो में। ध्यान रखना, क्योंकि जिसकी डेथ हुई है उसको भी मिलेगा, उसी के लिए तो हम बांट रहे हैं ना। तो आपका पहले बैंक में पैसे आ गए और फिर पूरा का पूरा अमाउंट आपने उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। यहां तक कोई डाउट? फर्स्ट वाला समझ आ गया? यस, ठीक है। सेकंड मेथड देखो, इफ जेएलपी अपीयर्स इन द बैलेंस शीट। हम कह रहे हैं जेएलपी अपीयर कर रहे थे बैलेंस शीट में, हम एसेट्स शो कर रहे थे एट सरेंडर वैल्यू, then the firm will gain on death of the partner. For example, AB and C are in partnership, sharing losses 5:3:2. Joint life policy 1 lakh, which is appearing in the balance sheet at the surrender value of 10%. Now, if A dies, the firm will receive 1 lakh from the insurance company. Obviously, assured amount मिलेगा। देखो ये JLP था आपका, एसेट है, तो टू बैलेंस BD, इधर 10,000 आपका सरेंडर वैल्यू पे शो हो रहा था। बैंक में कितने पैसे आ जाएंगे? एश्योर्ड अमाउंट 1 लाख रुपीज। तो कितना अमाउंट बचा है इसका नेट? 90,000। 90,000 को हम टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डाल देंगे इन द रेशियो 5:3:2। चाहे एसेट हो या एक्सपेंस, अगर जेएलपी है तो एश्योर्ड अमाउंट मिलेगा। हाँ वंशिका, बिल्कुल, अगर आपका जेएलपी है तो एश्योर्ड अमाउंट मिलेगा, पूरा का पूरा अमाउंट मिल जाएगा। ठीक है, डन। तो आपका क्या हुआ? एंट्रीज देख लो, बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी 1 लाख की हमने एंट्री करी थी। आपका बैलेंस कितना बचा? 90,000, ये वाला। इसको क्या करोगे? ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड कैपिटल रेशियो में और ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे 5:3:2। इसमें कोई डाउट? हाँ जी। ऊपर हमारा फर्स्ट मेथड में जेएलपी का कोई बैलेंस नहीं था, इसलिए यहाँ पे पूरा आया बाय बैंक 1 लाख, और हमने यहाँ कर दिया टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 5:3:2। साक्षी, तेजस, समझ आए दोनों मेथड्स? ये सुनो, ये शायद डेथ में ईयर वाइज नहीं करना पड़ता। हाँ, से हाँ, वो क्लोज करने के लिए नहीं है ना, उन्होंने नेट 10,000 वो 90,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ना, तो अपने आप सेटअप होगा। ठीक है, मेथड 3 देखो, if JLP appears in the balance sheet at a surrender value along with JLP reserve, हमने एक रिजर्व भी क्रिएट कर रखा था। हम कह रहे थे एक साइड तो हमें पता है हमारे लिए एसेट है, दूसरी साइड हमें ये भी तो पता है ना कि अगर किसी पर्सन का रिटायरमेंट या डेथ हुआ तो हमें उसे पे करना पड़ेगा, तो हमने एक रिजर्व भी क्रिएट कर। दोनों चीजें शो हो रही होंगी, एक साइड आपका जेएलपी एज एन एसेट शो हो रहा होगा और एक साइड आपका जेएलपी रिजर्व शो हो रहा होगा। ठीक है, दोनों किस वैल्यू पे आ रहे होंगे? सरेंडर वैल्यू पे। यहां हम कह रहे हैं कि जेएलपी बेच के जब भी हम उसको सरेंडर करेंगे हमें ये अमाउंट मिल जाएगा। रिजर्व में हम कह रहे हैं कि हमें ये अमाउंट रिटायरिंग या फिर डिसीज पार्टनर के केस में सबको पे करना पड़ेगा। एग्जाम्पल, ए बी एंड सी इन पार्टनरशिप sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2. They took a joint life policy of 1 lakh, which is appearing in the balance sheet at the surrender value of 10,000, along with JLP reserve. ये चीज ध्यान रखनी है, 10,000 along with JLP reserve। अब देखो आपको JLP रिजर्व का अमाउंट नहीं दे रखा, ये आपका बट ऑब्वियस है कि रिजर्व आपका सरेंडर वैल्यू के इक्वल ही होता है। Now if A dies, the firm will receive 1 lakh from the insurance company, assured amount मिल जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू JLP, और JLP को किसमें? पार्टनर्स की रेशियो में डिवाइड कर देंगे। यहां तक तो सेम है सेकंड मेथड जैसा, बस एक चीज है, रिजर्व, रिजर्व को भी हमने पार्टनर्स की ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। यस और नो, समझ आया या नहीं? क्लियर? सिर्फ एक ही थर्ड एंट्री एक्स्ट्रा हुई है कि जेएलपी जो रिजर्व था ना, रिजर्व का डेबिट बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। अब हम वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो हम उसको क्या कर देंगे? डेबिट में। क्या कह रहे हो? सेम एसेट वाला ट्रीटमेंट होगा बट रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यस, बिल्कुल परफेक्ट, डेबिट करके खत्म कर देंगे साक्षी। तो ये दोनों एंट्रीज तो सेम है। देखो, फर्स्ट एंट्री तो तीनों ही केस में सेम है, बैंक में जो पैसे आ रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी। डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ा सा डिफरेंस आता है कि पहले केस में कोई बैलेंस नहीं था तो पूरा 1 लाख डिस्ट्रीब्यूट हो गया, सेकेंड और थर्ड केस में ऑलरेडी 10,000 का बैलेंस था तो 90,000 का गेन हुआ, वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। और थर्ड केस में एक और चीज हुई, रिजर्व का बैलेंस था, क्रेडिट बैलेंस था, वो भी डेबिट करके हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, इसका आपको क्या करना है? अभी क्लास खत्म होने के बाद सबसे पहले तो एक छोटा सा समरी चार्ट बना लेना। समरी चार्ट बनाना आता है आपको? बनाया कभी आपने समरी चार्ट छोटे छोटे? ठीक है जी, तो आप उसका बना लेना समरी चार्ट।
किस तरह से बनाऊंगा? जेएलपी, और इसको तीन मेथड्स, तीन पार्ट्स में डिवाइड कर देना। ठीक है, फर्स्ट पार्ट आपका क्या हो जाएगा? ट्रीटेड एज प्रीमियम। इसके नीचे दोनों एंट्रीज लिख देना, बैंक में रिसीव वाली भी, डिस्ट्रीब्यूशन वाली भी। फिर उसके बाद आपका था शोन, मैंने तो बनाया हुआ है, बस कैसे बनाया वो नहीं पता। साक्षी वो देख लो कैसे बनाया है, समझ कैसे आएगा नहीं तो। शोन एज जेएलपी प्रीमियम, आप इसको प्रीमियम पे शो कर रहे थे। ठीक है, तो आपकी जो दो एंट्रीज हुई है वो लिख लो। और रिजर्व वाला केस है, इसके केस में जो तीनों एंट्री हुई है वो लिख लो, ऐसा एक चार्ट बना। ठीक है, कोई बात नहीं साक्षी, अब एंट्रीज आ गई ना समझ, पक्का बताओ समझ आया? वंशिका अब टफ लग रहा है टॉपिक? नहीं लग रहा? ठीक है, क्वेश्चंस करने हैं इसके। ठीक है, हाँ जी। अब आपका आता है स्पेशल ट्रीटमेंट इन केस ऑफ डेथ, सेपरेट लाइफ पॉलिसी। सेपरेट लाइफ पॉलिसी, अब इसको ध्यान से समझना। तीन पार्टनर्स थे, ए, बी, सी। ठीक है, सबकी अलग अलग पॉलिसी दे रखी थी आपने। 50,000, 50,000, 50,000। राइट, सी की होगी डेथ, ये श्योर्ड वैल्यूज है। और सरेंडर वैल्यूज भी दे रखी हैं आपको। सरेंडर वैल्यूज कितनी कितनी बता रखे हैं? 20,000, 20,000, 20,000। अब मेरे को एक चीज बताओ, सी की तो डेथ होगी, उसको क्या मिलेगा, अश्योर्ड वैल्यू या सरेंडर वैल्यू? जिस पर्सन की डेथ हुई है उसकी पॉलिसी का क्या मिलेगा? सरेंडर वैल्यू। यस, जो बंदा जिसकी डेथ ही होगी उसको तो एश्योर्ड वैल्यू मिलेगी ना, 50,000। क्योंकि एश्योर्ड वैल्यू का मतलब ही वही होता है कि जिस दिन इवेंट होगा, जिस दिन वो डेथ होगी, उस दिन हम वो पेमेंट कर देंगे। तो सी को एक तो 50,000 में शेयर मिलना चाहिए, प्लस बी, ए और बी, ये चीज ध्यान रखना, ये मत भूल जाना। ए और बी की पॉलिसी भी हमें सरेंडर करनी पड़ेगी, और ए और बी की पॉलिसी कितने पे सरेंडर हो जाएगी? 40,000 इंटू जो भी इनका रेशियो था, सपोज 3:2:1 ले लेते हैं, इंटू 1/6। ये मिलेगा सी को। अपने वाले की एश्योर्ड वैल्यू, बाकी पार्टनर्स की सरेंडर वैल्यू, दोनों का टोटल कर दो और आपकी रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो। तो जेएलपी और एसएलपी में डिफरेंस क्या आया? जेएलपी के केस में पूरा का पूरा अमाउंट सरेंडर हो जाता है, क्योंकि हम बाइफरकेट कर ही नहीं सकते, ज्वाइंट है। सरेंडर अगर आपका है सेपरेट लाइफ पॉलिसी, उसमें हम बाइफरकेट कर सकते हैं। तो जिसकी डेथ हुई है सिर्फ उसका एश्योर्ड अमाउंट मिलेगा, बाकी सबकी सरेंडर वैल्यूज, इसमें इसका प्रपोर्शन। हाँ जी, समझ आया या नहीं आया? सच्ची सच्ची बताना। डन, ठीक है। एक एग्जांपल देखो, सोना, गब्बू एंड अमित आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स रेशियो इन 3:1:1। पॉलिसी के अमाउंट दे रखे, इफ अमित डाइज देन अमित एग्जीक्यूटिव्स विल गेट। अब अमित की डेथ हुई है, इसका तो पॉलिसी अमाउंट मिलेगा, इनकी सरेंडर वैल्यू मिलेगी। तो 3,30,000 इंटू कितना रेशियो था? 1/6। ये अमाउंट बन जाएगा अमित को। डन। उसके बाद बता रखा है पेमेंट कैसे करेंगे। हाँ 1/5, सॉरी 1/5 है, 1/5 का amount। ठीक है साक्षी। स्पेशल ट्रांजेक्शन इन केस ऑफ डेथ ऑफ पेमेंट ऑफ डिसीज पार्टनर। अब आप जिस दिन पेमेंट करोगे उस दिन इसको डाल देना पी एंड सस्पेंस अकाउंट टू जो भी पार्टनर है, डिसीज पार्टनर, और बाद में इस सस्पेंस अकाउंट को राइट ऑफ कर देना पी एंड अकाउंट से। डन। चैप्टर ये इतना ही था आपका, इसमें कुछ है ही नहीं। और एक इसका मैं आपको इलस्ट्रेशन नंबर 1 to 5 तो सारे इजी है, एक सेकंड है, उसमें एक पॉइंट है आपका पॉलिसी का। ठीक है, पॉलिसी वाला पॉइंट देख लो बस। इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ 10,000 ईच टू बी टेकन इन इंडिविजुअल नेम्स। बताओ जेएलपी है या एसएलपी? एसएलपी, सेपरेट लाइफ पॉलिसी ऑफ ईच पार्टनर। द प्रीमियम इज टू बी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ऑफ द फर्म। अब आपकी 10,000 ईच की है, उसके बाद आपको क्या बता रहे हैं, डेथ किसकी हुई है? ए डाइड ऑन 30th September 2022। एक आपका पार्टनर डाइड हुआ ए। आगे आपको एक चीज बताया, अज्यूमिंग दैट सरेंडर वैल्यू ऑफ पॉलिसी टू बी 20% ऑफ सम एश्योर्ड। तो ए की डेथ हुई है, ए को तो मिलेगा एश्योर्ड वैल्यू 10,000, प्लस
जो बी है, कितने पार्टनर्स है टोटल, 3 थे ना, बी का एश्योर्ड वैल्यू नहीं मिलेगी, उसकी मिलेगी सरेंडर वैल्यू। ध्यान रखना, जो पार्टनर अभी जिंदा है उनकी सिर्फ सरेंडर वैल्यू मिलती है। तो आपको 10,000 का 20%, बी के नाम का कितना मिलेगा 2,000, और सी के नाम का भी 2,000, 14,000। और इसका शेयर कितना था, ए का 1/2। तो इसको पॉलिसी का कितना अमाउंट मिलेगा, 7%। ये चीज क्लियर, कैलकुलेशन समझ आ गई है। ए की पॉलिसी 10,000, बी और सी का 20% मिलेगा मतलब 4,000, टोटल होगा 14,000। ए का शेयर कितना होगा, उसका हाफ 7,000। बिल्कुल कर देती हूँ वंशिका। इसमें आपको क्या बताया, दैट एन इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ 10,000 ईच टू बी टेकन इन इंडिविजुअल नेम्स ऑफ ईच पार्टनर, द प्रीमियम इज टू बी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ऑफ द फर्म। मतलब वो क्या कह रहे हैं कि 10,000 का आपका क्या था, एश्योर्ड वैल्यू था, तीनों के नाम पे अलग अलग ले रखा था आपने। प्रीमियम तो ऑब्वियसली हम प्रॉफिट से ही चार्ज करते हैं। अब क्या हुआ, एक ही डेथ होगी 30 सितंबर को, और हमें क्या चाहिए, सरेंडर वैल्यू चाहिए। अज्यूमिंग द सरेंडर वैल्यू ऑफ पॉलिसी टू बी 20% ऑफ सम एश्योर्ड। आपके ना 3 पार्टनर्स थे, ए बी सी। एश्योर्ड वैल्यूज तीनों की कितनी कितनी थी, 10,000। सरेंडर वैल्यू वो कह रहे हैं 20% है, 20% मतलब 2,000, 2,000, 2,000। एक ही हुई है डेथ, तो इसका तो श्योर्ड अमाउंट मिलेगा, बाकियों का सरेंडर वैल्यू मिलेगा। ये समझ गया, तो आपको मिल जाएगा 14,000। ये तो पूरा है, और इसका शेयर कितना था, 1/2, तो मतलब 7,000। ठीक है, हाँ उसका शेयर देख लेंगे हम। इसका शेयर आपको बता रखा है, हाँ ए का शेयर, ठीक है। बाकी चीजें नॉर्मल है। क्वेश्चन एक बार मैं आपको पूरा रीड करा देती हूँ, चैप्टर बिल्कुल सेम ही है रिटायरमेंट जैसा, थोड़ा सा यही सम एश्योर्ड वाला अलग था बस। The partnership agreement is a firm consisting of 3 partners, A, B, and C, who share profits in proportion of 1/2, 1/4, and 1/4, and whose fixed capitals are 10, 6, respectively, provides as follows. That partners will be allowed interest at the rate 10% per annum on their fixed capitals, but no interest to be allowed on undrawn profits or charged on trades. मतलब उनको 10% पर एनम मिलेगा उनकी फिक्स्ड कैपिटल पे। कितना इंटरेस्ट बन रहा है टोटल, तीनों पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जल्दी से बताओ। फिक्स्ड कैपिटल है क्या, अब इजी लग रहा है वंश, इजी है, बस एक बार ध्यान से पढ़ने की नीड होती है। आपकी कैपिटल ए की 10,000 इंटू 10%, 6,000 इंटू 10%, एंड 4,000 इंटू 10%, 1,600। तो टोटल आपका हर साल 2,000 जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स वगैरह कुछ नहीं है, ठीक है। अपॉन डेथ ऑफ द पार्टनर द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर 3 years to 31st December preceding the death of the partner। मतलब पिछले 3 सालों के प्रॉफिट्स का एवरेज लेना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने के बाद, और आपको उसको कितना परचेज माना है, 2 years परचेज। अब देखते हैं हमें क्या पिछले सालों के प्रॉफिट्स बता रखे हैं। यस, इसकी डेथ कब हुई, 30 सितंबर 2022 को। तो हम प्रॉफिट्स कब तक के लेंगे, 21 तक के। आपको बता रखा है 2019 का प्रॉफिट, 20 का प्रॉफिट, 21 का प्रॉफिट। 22 का तो अगले साल का है ना, जिस साल में डेथ हुई है, हमें पिछले 3 साल का लेना है। ये देखो आपको बता रखा है प्रिसीडिंग द डेथ ऑफ द पार्टनर, 31 दिसंबर प्रिसीडिंग द डेथ ऑफ द पार्टनर। तो तीनों आप ये प्रॉफिट्स ले लो, 9640, 6720, 7640। ठीक है, इसमें से हर साल का इंटरेस्ट चार्ज कर दो, ये आपका प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट आ गया 18,000, इसका एवरेज लोगे 6,000। ठीक है, तो ये अमाउंट आ जाएगा आपका। डन, ये चीज समझ आ गई, ठीक है ना। उसके बाद आपको क्या बता रखा है, अपॉन द डेथ ऑफ द पार्टनर ही इज क्रेडिटेड विद शेयर ऑफ प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एटसेट्रा। ये तो हमें पता है, अगर वो नहीं बोलते हम तब भी करते। और क्या मिलेगा, दैट द शेयर ऑफ पार्टनरशिप पॉलिसी एंड गुडविल टू बी क्रेडिटेड टू डिसीज पार्टनर। गुडविल भी मिलती है, गुडविल टोटल गुडविल आपकी आई है कितनी, 18,000, एवरेज इज 6,000, 2 years परचेज 12,000। इसका शेयर कितना हो जाएगा, हाफ शेयर था 12,000,
इंटू 1/2। ये चीज समझ आई? हाँ जी, गुडविल का अमाउंट समझ आ गया सबको? ठीक है। लास्ट है आपका 2022 के प्रॉफिट्स में भी तो उसको हिस्सा मिलेगा ना। 2022 के प्रॉफिट्स कितने थे? 7640। 7640 में उसका कितना शेयर है? हाँ, 7640 था इसका, नहीं सॉरी, ये पिछले साल का 3670। 3670 में हाफ शेयर उसका था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसका भी चार्ज कर दो पहले, बचे हुए प्रॉफिट में हाफ किसका हो जाएगा? एक। ये वाला पॉइंट समझ आया? हाँ जी, ये पॉइंट समझ आ गया? किसी को रिपीट कराना है? बताओ। ठीक है। टिल डेट ऑफ डेथ। टिल डेट ऑफ डेथ होता है 30 सितंबर है, लेकिन इसमें आपको क्या बोला है? कैलकुलेटेड अपॉन। ये वाला पॉइंट ना ध्यान से पढ़ो। बिल्कुल सही बात है आपकी वंशिका कि हमें टिल डेट ऑफ डेथ लेना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आपको क्या बोला? इसको अपने बुक में भी स्टार मार्क कर लेना। अपॉन द डेथ ऑफ अ पार्टनर ही इज क्रेडिटेड विद हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सेट्रा कैलकुलेटेड अपॉन 31 दिसंबर फॉलोइंग इज ईयर। मतलब हम उसको प्रोपोर्शनेट नहीं करेंगे टाइम प्रोपोर्शन बेसिस पे, हम 31 दिसंबर तक का ही कैपिटल पे इंटरेस्ट लेंगे, 31 दिसंबर तक का ही प्रॉफिट देंगे। डन। एक आपका इसमें एक और पॉइंट था। हाँ, an unrecorded liability of 2000 was discovered on 30th September. It was decided to record it and immediately paid off. 2000 की आपकी एक लाइबिलिटी है, उसको आप पे ऑफ कर, तो हर पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर दो। कितना हो जाएगा? 2000, और एक का शेयर कितना था? हाफ, मतलब 2000। तो आपकी एंट्रीज क्या आ गई? बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डाल दिया आपने, शेयर ऑफ प्रॉफिट डाल दिया, गुडविल का अमाउंट डाल दिया, इंश्योरेंस पॉलिसी। ये इसका जो ओपनिंग बैलेंस, रिवैल्यूएशन डेबिट, रिवैल्यूएशन डेबिट, ये वाला एक ही एंट्री थी ना, डायरेक्ट पीएनएल से एडजस्ट कर दी इन्होंने, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट से। और आपका क्या हुआ? एक आपको फिर बता रखा था, इनकी फिक्स कैपिटल्स दे रखी है एंड करंट अकाउंट का बैलेंस दे रखा था इसका। करंट अकाउंट, यस, करंट अकाउंट का बैलेंस दे रखा है इसका 450, और अमाउंट उसने विड्रॉ करा है 3 का। ये अमाउंट डेबिट हो जाएगा, ड्रॉइंग्स आपके कैपिटल अकाउंट से कम हो जाएगी। 450 नेट का, तो ये नेट अमाउंट आ जाएगा। ये हम डाल देंगे एस। बताओ ये क्वेश्चन समझ आया या नहीं? ये सुनो, सब कुछ है अब तक कंसेप्ट, बस हिडन गुडविल दे देते हैं। हम जगह आपने बोला हिडन गुडविल दे देते, वो एग्जाम में दे देंगे। इसीलिए कह रही हूँ कि ना क्वेश्चंस को बैकलॉग मत रखो, क्योंकि अभी ये वाले क्वेश्चंस है, जैसे ये वाला तो मैंने इसलिए कराया क्योंकि इसमें प्रीमियम की बात थी थोड़ा। आप इलस्ट्रेशन नंबर 1 देखना, वही सारी चीजें यूज हो रही है। 3 4 5 सारे बैक क्वेश्चन सब में वही चीजें यूज हो रही है जो अभी तक हमने पढ़ी है। कभी कभी तो करंट अकाउंट, कभी साक्षी करंट अकाउंट का बैलेंस हम ट्रांसफर करते ही है जब आपको उसका, अभी तो सेटलमेंट करना है ना, फाइनल सेटलमेंट। हमें यहाँ पे क्या दे रखा है? फिक्स कैपिटल्स दे रखी है, फिक्स कैपिटल सही है, और करंट अकाउंट का बैलेंस दे रखा है, तो आपको नेट सेटलमेंट तो करना ही पड़ेगा ना। अब बताना कौन से वाले क्वेश्चन में नहीं करा है, एक बार उसको देख लीजिए, ठीक है? हो जाएंगे यहाँ तक क्वेश्चंस? क्रिश, तेजस, आपके हो जाएंगे? ठीक है। लास्ट टॉपिक देखते हैं, डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन का आज हाफ करेंगे, कंप्लीट नहीं करेंगे। आपको मैं नॉर्मल चीज बताती हूँ, ठीक है? आप मेरे को सबसे पहले बताओ डिसोल्यूशन का मीनिंग क्या होता है और रीजन क्या होता है? म्यूचुअल एग्रीमेंट्स इज अ पार्टनरशिप डिसॉल्व, डिसोल्यूशन मींस लिक्विडेटिंग द। रीजन क्या होता है? बाय कंसेंट, बाय लॉ, फर्म लॉस मतलब, यस। आपके वेरियस रीजंस हो सकते हैं डिसोल्यूशन के। आपकी फर्म अनलॉफुल थी, सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो गए, डेथ हो गई किसी पार्टनर की, एक्सपायरी ऑफ टर्म फॉर इट वाज,
काफी सारे रीजन हो सकते हैं, आप लो में भी पढ़ता है है ना। डेथ एक्सेप्ट वन, हाँ, डिसोल्यूशन बिकॉज ऑफ सब्सिक्वेंट इलीगलिटी, पॉसिबिलिटी, म्यूचुअल एक्सेट्रा। यस, हमें पढ़नी है इसकी अकाउंटिंग, कि आपको अकाउंट्स क्लोज कैसे करते हैं। इसको ना एक एग्जांपल से समझते हैं ना, बड़ा अच्छा सा एक इलस्ट्रेशन बना के दे रखा है। बैलेंस शीट दे रखे है आपको, फास्ट एंड क्विक से एज एट December 31, 2000। ये आपको बैलेंस शीट दे रखे हैं। फास्ट एंड क्विक शेयर्स प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। On 1st January 22, the firm was dissolved. Fast took over the patents at a valuation of 5,000। एक पार्टनर ने पेटेंट्स ले लिए 5,000। The other assets realized as under, बाकी assets ऐसे realize हुए। Sundry creditors were paid off at a discount of 5%। Expenses amounted to 3,500। अब आपको बताने हैं स्टेप्स। तो बताएगा फर्स्ट स्टेप क्या होता है, बताओ जी फर्स्ट स्टेप क्या होता है। ट्रांसफर एसेट्स, यस। सबसे पहले राइट बचेगा, हम बनाते हैं रियलाइजेशन। यस, रियलाइजेशन अकाउंट में हम क्या करते हैं, इस चीज को ना ध्यान से समझना है। ये आपके इंटर के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अमलगमेशन हम चैप्टर करते हैं। इंटर में पता है 14 मार्क्स का आपका चैप्टर आता है अमलगमेशन। वो भी काफी काफी हद तक इससे सिमिलर होता है, 100% नहीं, टू सम एक्सटेंट। उसमें भी आपका रियलाइजेशन अकाउंट बनता है, फर्स्ट एंट्री एकदम सेम होती है। आप सारे एसेट्स को बुक वैल्यू पे रियलाइजेशन अकाउंट में डाल के क्लोज कर देते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, जो भी आपके एसेट्स थे बुक वैल्यू पे, ध्यान रखना रियलाइजेबल वैल्यू पे नहीं, बुक वैल्यू पे हमें उसका ना अकाउंट क्लोज करना है। जैसे आपका प्लांट एंड मशीनरी था, ठीक है, एसेट है, डेबिट बैलेंस था सपोज 5,000 का, आपको क्लोज करना है। आप इधर लिख दो बाय रियलाइजेशन 5,000। तो सारे एसेट सारे लायबिलिटीज हम डाल देते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में, एक्सेप्ट कैश। कैश नहीं डालेंगे क्योंकि कैश में तो अभी पेमेंट्स वगैरह होंगे, उसको लास्ट में देंगे। तो आपके क्या क्या बैलेंस थे, 40,000, 6,000, 25,000, 19,000, ये डाल दिया हमने। ठीक है, लाइबिलिटीज डाल दो। प्रोविजन था 1,000 का, क्रेडिटर्स थे 20,000 के, तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, क्रेडिटर्स लाइबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस होता है, खत्म करने के लिए हम इसको डेबिट कर देंगे। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये दोनों एंट्री समझ आई। हाँ जी, ये सुनो, तेजस स्प्रेड समझ आ रही है। कौन सा वाला देना आपको। थोड़ा और कुछ रिवाइज कर लो। हाँ जी, हिजिस नन, दोनों एंट्रीज। उसके बाद हम क्या करेंगे, रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया। फिर हमें देखना है एसेट लायबिलिटीज का सेटलमेंट। अब आपके एसेट सेटल कैसे हो रहा है, प्लांट एंड मशीनरी 45,000 पे, स्टॉक 22, सन्ड्री डेटर्स 18,500। तो आपके पास बैंक में पैसे आ जाएंगे। अब एक चीज बताओ, ध्यान से सोच के बताना, मैंने एसेट सेल करा है बट वो एसेट में रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर चुकी थी। तो अब मैं बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट लिखूं या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट लिखूं, बताओ। बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट या फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। साक्षी कह रही है रियलाइजेशन, बाकी लोग बताओ। रियलाइजेशन, टीचर्स फ्रेश, रियलाइजेशन या एसेट, बताओ जी। इसको हम डाल देंगे सारे के सारे को रियलाइजेशन। ठीक है, उसके बाद जो लाइबिलिटीज हमने पे करी है,
जैसे इसने एक एसेट ले लिया था, पेटेंट ले लिया था, इसके कैपिटल अकाउंट से कम कर दो, फास्ट कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। जो भी एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन है, रियलाइजेशन टू कैश पेमेंट कर देते हैं हम। मतलब इसमें सारी एंट्रीज आपकी कहां से जा रही होती है, रियलाइजेशन अकाउंट से। क्रेडिटर्स को जो पेमेंट करी, क्रेडिटर्स को हमने 5% डिस्काउंट पे पेमेंट करी थी ना। क्रेडिटर्स का अमाउंट कितना था, 20,000, और हमने इसको पे करा था 5% डिस्काउंट पे। तो कितना अमाउंट पे करेंगे हम, 19,000 का। ठीक है, रियलाइजेशन टू कैश अकाउंट। उसके बाद यहाँ पे आपका क्या होता है, फाइनल सेटलमेंट, प्रॉफिट और लॉस। जो भी रियलाइजेशन का प्रॉफिट या लॉस आ रहा है, सारा डिवाइड कर दो पार्टनर्स। रियलाइजेशन का अगर लॉस आ रहा है तो इनका अकाउंट डेबिट हो जाएगा, प्रॉफिट आ रहा होगा तो क्रेडिट हो जाता है। ठीक है, जो भी रिजर्व्स है वो इनके कैपिटल अकाउंट में डाल दो, वो तो हम हमेशा ही करते हैं, रिटायरमेंट डेथ कुछ भी हो रहा हो, सारे रिजर्व्स इनके अकाउंट में डाल दो। लास्ट में क्या करेंगे, जितना भी अमाउंट है सेटलमेंट कर देंगे अमाउंट टू पार्टनर्स। मतलब हमने क्या करा, पहले एसेट लायबिलिटीज डाल दिए, उसके बाद क्या करा, एसेट लायबिलिटीज डाल दी, जो एसेट्स रियलाइज हुए वो बैंक में पैसे ले लिए, जो लायबिलिटीज पे करी वो बैंक से पेमेंट कर दी, सारी ट्रांजेक्शन रियलाइजेशन से, रियलाइजेशन का गेन लॉस पार्टनर्स में, रिजर्व का बैलेंस पार्टनर्स में डाल दो और उनकी फाइनल सेटलमेंट। समझ आया या नहीं, यस और नो। हाँ जी, बताओ फटाफट, यहाँ तक के क्वेश्चंस कर लोगे। ठीक है, तो आपको इसमें ना मैं बता देती हूँ कहाँ तक क्वेश्चंस करने हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 1 करना है। हाँ ठीक है, इसका सिर्फ आप अभी इलस्ट्रेशन नंबर 1 करो, उससे पहले वाला डेथ वाला कंप्लीट करो, जिसका भी बैकलॉग है वो कंप्लीट करो। ठीक है, और जिन्होंने लेट ज्वाइन करा था ना वो देख लेना, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, डेथ वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजन भी वहां तक आते आते ना आपके सारी कंबाइंड लगने लगे पॉइंट्स, जितने भी हमने पॉइंट्स पढ़े थे वो सारे यूज होंगे, वो वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये सारा कंप्लीट कर लेना, ठीक है।